हेलो। हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या का। क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। और भारत, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं 2011 के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। पहले नंबर पर आता है चीन। ठीक है। और अगर इसी पेस से बढ़ते रहे आगे तो शायद वो दिन नज़दीक है, समय नज़दीक है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के अंदर हमारी गिनती होगी। ठीक है। तो अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। भारत की आबादी उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को जोड़ लोगे तो उस कंडीशन में उसकी आबादी से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब जनसंख्या किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि जी जनसंख्या का मतलब क्या होता है। किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या बोलते हैं। और ये आप ये कह सकते हो किसी भी देश की जो प्रगति होती है उसमें इसका अहम योगदान होता है। यही जनसंख्या किसी भी देश को प्रगतिशील बनाती है, यही जनसंख्या किसी भी देश को पीछे लेके जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वितरण की कि भारत के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला जो आपका स्टेट है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम संख्या के रूप में देखें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% और उत्तराखंड 0.8%। जैसे राज्य में जो जनसंख्या है बहुत ही कम है, जबकि इनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। आबादी है वह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक जितने भी कारक होते हैं उनके साथ इसका बड़ा संबंध होता है। जहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जनसंख्या को तो वो वहीं रहना पसंद करती है। स्पेशली जो भारतीय मैदान है, डेल्टा है, तटीय मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। और जहाँ पर आप ये मानो थोड़ी सी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ एक आंतरिक जिले हैं, जैसे हिमालय है, कुछ एक उत्तर पूर्वी है और पश्चिमी राज्य हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं कि बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, उसमें आपका राजस्थान आता है। खनिज और संसाधन में उपलब्धता ज़्यादा, फिर भी झारखंड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं पाई जाती। परिवहन नेटवर्क का विकास है, प्रायद्वीपीय राज्य में नहीं हुआ तो वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम होती है। तो आबादी वितरण में सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। जहाँ पर कृषि का बहुत अच्छा विकास होगा, मानव बस्ती का पैटर्न बहुत अच्छा होगा, परिवहन के साधन बहुत अच्छी प्रकार से विकसित होंगे और जहाँ पर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण होगा वहाँ पर जनसंख्या का जो जमाव है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उदाहरण के लिए जो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत की लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में जो भारत का उत्तरी मैदान है वहां पर जल संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन पुराने समय से ही इन क्षेत्रों के अंदर उच्च घनत्व बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये ऐसे औद्योगिक प्रदेश और शहरी क्षेत्र हैं जहां पर स्टार्टिंग से ही आप ये मानो कि उच्च जनसंख्या का दबाव रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो स्पेशली इन शहरों के अंदर जाना पसंद करते हैं। और उनके जाने का एक जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जी उनको वहाँ पर है ना रोजगार के अवसर दिखाई देते हैं। भारत के अंदर
मुख्य रूप से आप ये मानो जितने भी आपके महानगर हैं, चाहे उसमें दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, और आपका कोलकाता की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर जो आपका एनसीआर रीजन है, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। मगर जो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जनसंख्या का घनत्व कम होता चला जाएगा। उसके बाद इसको मापने का एक तरीका और होता है, वह होता है जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई एक क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है। भूमि के संबंध में आबादी के स्थानिक वितरण को बेहतर समझने के लिए कुछ एक और चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फिजिकल डेंसिटी, शारीरिक घनत्व बोलते हैं, कुल आबादी बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र। और कृषि घनत्व क्या होता है, कुल कृषि आबादी बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र। ये दो प्रकार से हम जनसंख्या का घनत्व और निकालते हैं, ताकि हम किसी भी देश की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में हम इस चीज़ को जान सकें। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान पर दो समय बिंदुओं के बीच में जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन पाया जाता है, या लोगों की संख्या के अंदर जो परिवर्तन पाया जाता है, उसको हम जनसंख्या की वृद्धि बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो दर है वो हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। और दूसरी होती है प्रेरित वृद्धि। प्रेरित वृद्धि का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन के से आपका जनसंख्या में वृद्धि होना। माइग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, कुछ इस टाइप का हिंदी में आता है वो। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर लोगों के बाहर जाने और अंदर आने की जो संख्या है उसके द्वारा हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो दशकीय और वार्षिक दोनों ही बहुत ज़्यादा है और समय के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, जो आपकी वार्षिक वृद्धि है, वह 1.64% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। पिछले एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास दर के कारण हुई है। मतलब क्या हुआ कि जन्म दर ऊंची, मृत्यु दर कम हो गई, उसके साथ साथ प्रवास भी होता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाने को मिलती है। भारत में वृद्धि के 4 अलग चरण देखने को मिलते हैं। इसमें जो प्रथम चरण है वो 1911 से लेके 1921 का दौर है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि में ठहराव आया था। ठीक है। उसमें 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो नकारात्मक थी, वह थी -0.03%। ठीक है। उसके पीछे कारण क्या थे कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, जिससे कि वृद्धि दर कम रही। दूसरा जो इसका मेन कारण था, खराब स्वास्थ्य, चिकित्साएं की सेवाएं नहीं थी, लोगों के अंदर निरक्षरता थी, भोजन तथा जो अन्य सुविधाएं हैं उनका अभाव था, जिसकी वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी। ठीक है। उसके अलावा 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 का दशक एक ऐसा था जिसमें महामारी आई थी, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मर गए थे। तो इसलिए 1911 से लेके 1921 का जो दशक है उसके अंदर जनसंख्या में माइनस ग्रोथ देखी गई है। ठीक है। दूसरा जो चरण है वह है आपका 1921 से 1951 के बीच में का, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि स्थिर थी। ठीक है। उसका रीजन क्या था, स्वास्थ्य और स्वच्छता में समग्र सुधार से मृत्यु दर में कमी हो गई, कि स्वास्थ्य और स्वच्छता बढ़ गई जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ गई। दूसरा,
बेहतर परिवहन और संचार प्रणाली से में सुधार आ गया। तीसरी, जो आपकी जन्म दर है वो ऊंची बनी रही, जिसकी तुलना में उच्च वृद्धि दर हुई। उसके बाद कुछ एक आर्थिक महामंदी आई 1920 के दशक में, और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से जो इसके ऊपर है प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का, वो कम देखने को मिला। तो जनसंख्या वो लगभग स्थिर जनसंख्या के रूप में देखने को मिली, या आप स्टेडी ग्रोथ के रूप में बोल सकते हो। उसके अलावा जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस समय पर भी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को नहीं मिली। तृतीय चरण क्या कहलाता है 1951 से लेकर 1981 के बीच का, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जन्म दर तो बढ़ गई मगर मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हो गई। उसके पीछे वही रीजन कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हो गया, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गई। औसत वार्षिक वृद्धि है वो आपकी 2.2% तक उच्च थी। इस अवधि में जो आपकी केंद्रीकृत योजनाएं हैं, प्रक्रियाओं के माध्यम से जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो शुरू की गई, और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखना प्रारंभ हुआ, जिससे लोगों की सामान्य जीवन स्थिति में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर और उच्च वृद्धि दर आई। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, जिसमें तिब्बत से लोग आए, बांग्लादेशी लोग आए, नेपाल से लोग आए, और कुछ एक पाकिस्तानियों का भारत के अंदर प्रवास हुआ, जिसकी वजह से जो इस समय पर है जनसंख्या के अंदर बहुत तेज गति से वृद्धि हमें देखने को मिली। चतुर्थ चरण कौन सा है कि इसमें 1981 के बाद वर्तमान तक जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है कि जन्म दर में की जो थोड़ी सी कमी आई है वो एक उसका रीज़न है। उसका कारण क्या है कि जो आपकी मैरिज की आयु है वो बढ़ गई, जीवन के अंदर बेहतर गुणवत्ता आ गई, देश में महिलाओं को की शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, जिससे कि उनकी जो सोच है उसके अंदर भी क्या आया, परिवर्तन हमें देखने को मिला। ठीक है, देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी उच्च है, और विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ को छू लेगी। अभी 121 करोड़ बोल रहे हैं, अब 135 करोड़ बोल रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय विभिन्नता है 1991 से लेकर 2001 के बीच में भारतीय राज्य और जो राष्ट्रीय संघ है, तो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और उसकी जो जानकारी हो नीचे है, जैसे कि केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्य हैं, वहाँ पर 20% से अधिक न होने वाली वृद्धि दर दिखाती है। केरल में भारत में सबसे कम वृद्धि दर 9.4 दर्ज की गई। 2001 और 11 के आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धि दर पिछले दशकों की बजाय में कम रही, अर्थात 1991 से 2001 की तुलना में कम आंकड़ा दर्ज किया गया। 6 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जहां पर प्रतिशत वृद्धि दरें हैं सबसे ज़्यादा, उसमें आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। और 2001 और 11 के दौरान और 1991 से 2000 की तुलना में ये गिर गई है। गिरावट आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तक, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6.7% तक, और तमिलनाडु में 3.9% तक, पुदुचेरी में 7.1% तक, और 2001 से 11 के दौरान पिछले दशक में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू इसके जो किशोर है उसकी वृद्धि है, अर्थात वर्तमान में किशोरों का हिस्सा, अर्थात जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष तक है, वह लगभग 21% के आसपास है 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुष किशोर की संख्या 52.7% और महिला किशोर की जनसंख्या 47.3% है। किशोरों की समस्याएं क्या है? कम उम्र में विवाह होना,
इलिटरेट निरक्षर होना, विशेष रूप से महिलाएं, स्कूल को छोड़ना, पोषक तत्वों का कम सेवन करना, किशोर माताओं मतलब क्या होता है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है जिससे कि उसके अंदर मृत्यु दर उच्च होती है, HIV और एड्स जैसे संक्रमण की उच्च दर होती है, शारीरिक और मानसिक विकलांगता या मंदता देखने को मिलती है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और शराबखोरी, ये कुछ, और किशोर अपराध और अपराध करना, ये कुछ एक जो इंडिया के अंदर अडोलसेंट पॉपुलेशन है, किशोर अवस्था है, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो भारत ने क्या किया है कि इसके लिए कुछ एक नीतियां अपनाई हैं, जिसमें आपकी एक है राष्ट्रीय युवा नीति NYP, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। इसमें फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। NYP 2014 के अनुसार युवा जो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया, और एक आपकी कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का निर्माण किया गया। इसमें जितनी भी आपकी कौशल गतिविधियां हैं उसको एक छाता ढांचा प्रदान करने और इन्हें सामान्य मानकों से जोड़ने और कौशल को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिए तैयार किया गया था, ताकि जो हमारी किशोर जनसंख्या है उसका भला हो सके। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।